हेलो दोस्तों, मैं अगेन सुनील कृष्णा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हमारे क्लाइमेट के आधार पर ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, जिसमें से ड्राई और मॉइस्ट दोनों तरह के थे, थॉर्नी इलाका और साथ ही साथ हमारा कुछ ग्रासलैंड वाला नेचुरल वेजिटेशन का पार्ट था। फिर हमने देखा कि नेचुरल वेजिटेशन ही नहीं, एग्रीकल्चरल वेजिटेशन में रबी की, खरीफ की और जायद की फसलें कहां कहां पर, कौन कौन सी फसलें किस किस महीने में उगती हैं, ये हमारी क्लासेस कंप्लीट होती हैं। और हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास में। हमारी अगली क्लास होगी लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे फाउना अर्थात वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने फ्लोरा देख लिया। फ्लोरा मतलब वेजिटेबल्स, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैनमेड हो। अब हम देखेंगे फौना अर्थात कौन कौन से एरिया में किस किस तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ सेक्शंस या नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाए जाते। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए हम इसको क्लियर कर लें। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज में नेशनल पार्क काफी बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ये स्मॉल होते हैं। नेशनल पार्क में कोई भी अलाउड नहीं होता, सब कोई नॉट अलाउड। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कुछ लोग लकड़ी उठाने, ट्विगिंग उठाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, कभी कभी शिकार करने के लिए या कई जगहों पर घूमने के लिए अलाउड होता है, इसलिए इसमें अलाउड लिखते। अलाउड हो जाता, ठीक है। क्या एक नेशनल पार्क में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं? तो एक नेशनल पार्क में 2 से 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकते हैं। इनमें कोर जोन होता है और रिलैक्स जोन भी होता है। क्या नेशनल पार्क अलाउ करता है कि आकर हमारे यहाँ पर किसी तरह की ट्विगिंग्स उठा लीजिए, घूम लीजिए, शिकार कर लीजिए? तो बिल्कुल नहीं। इसके कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सेक्शन, याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ज्यादातर ऐसे जानवर होते हैं जो वाइल्ड भी हो, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो सोफिस्टिकेटेड हो, ज्यादा वाइल्ड नहीं होते, उनका अपना जोन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें जो मैंने अंतर बताया। कभी कभी ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। और भी बहुत सारे अंतर हैं जिनको हम अपना उत्तर प्रदेश को टारगेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आसान। तो चलिए हम शुरू कर दें ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां है, क्या क्या है, कौन कौन से। आइए, हमारा टॉपिक होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश होम है ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का और नेशनल पार्क का, दोनों में डिफरेंस मैंने अभी बताया। इसमें फ्लोरा भी है और फौना भी पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे ये रिच बायोडाइवर्सिटी से भरा हुआ। बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, ये सारे शब्द आपके एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर को मिलाकर एयर मतलब एटमॉस्फेयर, वाटर मतलब हाइड्रोस्फेयर और एक होता है लिथोस्फेयर जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंड। इन्हीं तीनों को मिला देने से एक शब्द निकल कर आता है, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में अलग अलग एयर, अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वाटर, सेलाइन और फ्रेश, और साथ ही साथ अलग अलग लैंड के एल्टीट्यूड ऊपर नीचे होने के कारण वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स क्लाइमेट के बेसिस पर हो जाती है। इसी वजह से हमारे यहाँ बायो की डाइवर्सिटी, बायो मतलब जीवन की, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशंस, तरह तरह की वेरिएशंस पाई जाती है। अर्नेस्ट हेकल ने भी इसके बारे में बहुत बड़ी बात बताई। अर्नेस्ट हेकल, ठीक है। चलिए हम बता दें कि हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में खास तौर पे दुधवा नेशनल पार्क पढ़ना है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, और नवाबगंज की बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी से याद आया कि सलीम अली जो थे उनको पक्षी राजन कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा इन्हीं 3 को मुख्य रूप से पढ़ना है, लेकिन केवल 3 तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, ये 3 मुख्य हैं, जिनमें से दुधवा अभ्यारण्य, जिसको दुधवा नेशनल पार्क कहा जाता है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं,
दुधवा नेशनल पार्क तराई वाले एरिया में है, काफी फेमस है। यहाँ पर हमें टाइगर भी मिलता है, राइनोसोरस गैंडा भी मिलता है, और हमें स्वैम्प डियर जो कि हमारे राजकीय पशु है, जिसको हम क्या स्टेट एनिमल कहते हैं, ठीक है, बारहसिंगा। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखेंगे कि ये एशियाटिक लॉयंस का हब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, इसमें खास तौर पे चिड़ियों का ज्यादा वो है, वैसे एनिमल्स भी रहते हैं, फ्लोरा फौना भी होते हैं, लेकिन ये खास तौर पे ऐसी सेंचुरी है जो माइग्रेटरी बर्ड्स को कलेक्ट करती है। ये अट्रैक्शन पॉइंट है बर्ड वॉचर्स और टूरिस्ट लाइक, मतलब यहाँ पर लोग आते हैं, तरह तरह की चिड़ियों को देखते हैं और उनको अच्छा फील होता है। चलिए खैर, अगर हम बात करें यहाँ का फ्लोरा फौना उत्तर प्रदेश का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? कंजर्वेशन एफर्ट्स शोइंग द स्टार्स कम्युनिकेशन एंड द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। मतलब हम दो तरह से बातें समझिए। उत्तर प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से नहीं थे, इसको बनाया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। आपने सुना होगा IUCN, ठीक है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए इंटरनेशनल क्या होती है, इंटरनेशनल काउंसिल होती है, जो कि कंजर्वेट करती है ढेर सारे एनिमल्स को कि मर ना जाए, इनकी प्रजाति खत्म ना हो जाए, कहीं ये इंडेंजर्ड तो नहीं, कहीं ये जो है वो वल्नरेबल डिजीज तो नहीं हो गए हैं, तो वल्नरेबल एनिमल्स तो नहीं हो गए हैं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फंडिंग होती है, हमें प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं, विश्व स्तर के प्रोटोकॉल। तो उत्तर प्रदेश में भी, जिसको ex-situ, in-situ और ex-situ कहते हैं। in-situ मतलब पक्षियों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को उनकी जगह पर ही प्रोटेक्ट कर देना in-situ कहलाता है। ex-situ कि अगर वहां बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, इवन जंगल की आग लग गई, तो वो वहां पर मर जाएंगे, उनको निकाल कर कहीं सेव कर देना ex-situ कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें, in-situ वो उनका हैबिटेशन भी है, वहीं वो रहे पले बड़े हैं, तो वहां पर उनको हम प्रोटेक्शन देके फेंसिंग कर दें और इसको हम नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दें, इसको हम बोलते हैं इन-सिटू। कभी कभी होता है कि मध्य प्रदेश के एरिया में प्रॉब्लम हो रही, कभी कभी होता है उत्तराखंड के एरिया में प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां से जानवर ले आओ और अपने उत्तर प्रदेश के एरिया में छोड़ दो, उसको हम बोलते हैं ex-situ, क्योंकि बाहर के लोगों को ले आकर यहाँ सेफ माहौल देना ex-situ कहलाता है। चलिए खैर, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये तीन मुख्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर पड़ती हैं, क्या क्या चीजों के लिए फेमस है, एक झलक देखा। आइए इसकी हम डिटेलिंग करते हैं। अगर हम ठीक से मैप को देखते हुए समझें, तब हमें समझ आएगा कि आखिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, मैं एक मैप देखने का तरीका दिखाता हूं। जो पिंक कलर का आपको दिख रहा होगा, यहां पर पिंक कलर का नेशनल पार्क होता है, यहां पर लोकेट किया गया है, और हमारा रेड कलर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करें ढूंढना, लोकेट करना। यहां पर आपको कोई पिंक कलर दिख रहा है, तो मुझे यहां पर एक पिंक कलर दिख रहा है, और वो केवल एक दिख रहा है, वो कौन सा है, तो बताएंगे कि सर ये दुधवा, जिसको हमने क्या बताया था, नेशनल पार्क। और दुधवा नेशनल पार्क के ही अंदर किशनपुर करके क्या है, तो बताएंगे कि सर ये सीतापुर के पास, किशनपुर दुधवा के पास ही पड़ता है, उसी नेशनल पार्क के अंडर में ही आ जाता है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एक किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिली, ठीक है। फिर आगे चलेंगे सीतापुर की तरफ, लखनऊ के एरिया में, तो कैटरला घाट, ठीक है, इसको कैटरला घाट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर भी कहीं पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वाल्मीकि नगर में आपको वाल्मीकि नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिल जाएगी। आइए हम इसके और नीचे की तरफ चलें और साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे चलें, तो रानीपुर, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कलमूर नेशनल पार्क मिर्जापुर के पास, और आगे बढ़ेंगे तो हमें यहां पर मिलेगा चंबल की घाटियां और चंबल का नेशनल चंबल, साथ ही साथ एक है हमारा गंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें अभी तक 5 से 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये सारे, क्योंकि रेड कलर से हैं। केवल एक नेशनल पार्क मिला हमें, वो मिला दुधवा। बाकी जितने नाम हमने लिए, इन सारों की लोकेशन, इनकी क्वालिटीज, इनका फ्लोरा फौना आगे की लिस्ट में मैंने बनाया हुआ। बस आपको एक लोकेशन दिखा रहा था कि किस जगह पर ज्यादातर नेशनल पार्क होने चाहिए। आइए मैं इसको और सरल कर देता हूं, समझिएगा। अभी मैंने कहा था कि बीच वाला पोर्शन सेंट्रल
हाईलैंड का पोर्शन कहलाता है। यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलने के चांसेस नहीं है क्योंकि ये प्लेन है। गंगा का प्लेन में जंगल हो ही नहीं सकते। प्लेन के किनारे जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है, मैंने कहा था मध्य प्रदेश सबसे बड़ा जंगल होता है, तो सबसे ज्यादा जंगल आपको मध्य प्रदेश के पास मिलेंगे और जंगल है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर मिलेगी। और दूसरे ज्यादा बारिश जहां होती है वहां पर भी क्या हो सकता है, एरिया, बारिश वाला एरिया, जहां पर जो मैंने शिवालिक की रेंजेस बताई थी आपको मिलेगा कि यहाँ पर भी सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या फिर नेशनल पार्क। तो बीच वाले एरिया में नहीं याद रखना है, जो याद रखना है ऊपर, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर जो कि नीचे विंध्याचल रेंजेस या प्लेटू वाला पोर्शन जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया वहां। तो ऐसे याद करना आसान हो गया इसकी लोकेशन, जिनमें से आपको केवल एक याद करना है, दुधवा कहाँ है, ठीक है। इसके अलावा आपको चंद्रप्रभा याद करना और एक नवाबगंज भी याद कर लीजिएगा, बट इतने से आपका काम चल जाएगा। दुधवा कहां पर है तो हम बताएंगे कि सर शाहजहांपुर पीलीभीत के पास, और अगर हम पूछें कि चंद्रप्रभा कहाँ है, ये है हमारा नॉर्थ में, तो चंद्रप्रभा कहां पर है, साउथ। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं उत्तर प्रदेश में ये किस तरीके से इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं। इसके फैक्ट को समझना है, कितने तरह के नाम हैं उनको देखना। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं प्लांटेशन कवर और फॉरेस्ट की बात करें तो 22,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्या है, केवल ऐसा एरिया है जो फॉरेस्ट को कवर अप करता है। एक बात मैं बता दूं, पूरे भारत में कम से कम पूरे भारत के एरिया का 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम टच करते हैं जो वर्ल्ड लेवल पर फिक्स किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में 21% था, लेकिन अभी 24% से 27% के करीब में हमारे पास वन है, जो कि हम अभी इनसे काफी पीछे। तो इसलिए अगर एक देश का ये एरिया होता है तो एक राज्य का भी यही फिक्स एरिया होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 22,000 किलोमीटर स्क्वायर में उत्तर प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया और प्लांटेशन कवर अप होता है, जिसमें तरह तरह के एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है, उनको हंटिंग से बचाने के लिए, पोचिंग से बचाने के लिए, प्रिडेशन उनका शिकार ना हो, उनसे किसी तरह का बीमारी कंपटीशन ना हो, या कोई दो जाति आपस में ना लड़ जाए, इन सारी चीजों को बचाने के लिए हमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बॉर्डर और उसकी फेंसिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर ढेर सारे जंगली जानवर प्राकृतिक रूप से उनका वो घर है, बस हम उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं कुछ चीजों से, ताकि शहर की बुराइयां, शहर की शिकार, शहर की पोचिंग उनके तक ना पहुंचे, वो किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना हो और हमें भी वो किसी तरह से डिस्टर्बेंस ना दे। इसी एरिया को हमने नाम दे दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये उनका नेचुरल हैबिटेशन होता है, वहीं रहते हैं और इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई इंटरफेयर ना करे। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिनमें से 10-15 तो अपने यूपी में ही, ठीक है। 24 आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। अगर हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट की बात करें तो 543 में से 24 तो अपने उत्तर प्रदेश में, जो है चंद्रप्रभा साउथ में, हस्तिनापुर वेस्ट में, बखीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सांडी, ठीक है, लाख, बहोशी, समसपुर, पटना, कैमूर, विजयी, और भी ऐसे बहुत सारे जो हैं, ये सब क्या है, अपने यूपी और यूपी के बॉर्डर में पड़ते हुए दिख जाए। इनमें से सबसे बड़ा वाला जो है, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन है, तो हस्तिनापुर वाला, जो कि वेस्टर्न यूपी के साइड पर था। अगर पूछे यहाँ पर सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेशनल पार्क कोई है, तो एक ही नेशनल पार्क है, वो दुधवा है। अगर हम बात करें कि भैया कहां पर है, तो बताएंगे लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दोनों एक दूसरे से संपूरक होते हैं। उत्तरांचल लेवल में भी आपको वहां पर मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि उत्तरांचल ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो ये जो जिम कार्बेट पार्क उत्तरांचल में पड़ता है, और भी ढेर सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो उत्तरांचल में पड़ते हैं, वो पहाड़ी इलाका है, वहां ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हमने कार्व आउट किया उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को और उसे नया राज्य बनाया 2000 ईस्वी में, ठीक है। वो मिलेनियम ईयर 2000 था, उस समय में हमने 3 राज्य बनाए थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला था, और बिहार से झारखंड निकला था। 3 राज्य बने थे, जिनमें से बहुत सारे एरिया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फॉरेस्ट को लेकर, पार्क को लेकर उत्तरांचल अलग हो गया। तो कार्बेट पार्क भी अपने में था, लेकिन उसे ड्रैग आउट कर दिया गया।
तो आइए हम इन्हीं सारे ढेर सारे सेंचुरीज के बारे में डिटेल पढ़े, क्योंकि इंपॉर्टेंसी और प्रोमिनेंसी किसकी थी? हस्तिनापुर की सबसे लार्जेस्ट माना जाता है। बखीरा इंपॉर्टेंट है, नवाबगंज इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा के बारे में पढ़ेंगे, और वो 27 जो मैंने कहा 24 से 25 नेशनल पार्क हैं, उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क का पूरा कॉम्बिनेशन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये भी बताएंगे। ठीक है, और क्या प्राकृतिक रूप से तो ये सब चीजें चलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क समझ में आ रहा है, क्या हैंडमेड पार्क, मैन मेड पार्क लोकेशन के लिए, घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, या कोई गार्डन भी बना है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ें। ठीक है, और ऐसी स्पीशीज जो प्राकृतिक आवास में मर रही हैं, इंडेंजर्ड हो चुकी हैं, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है इसके बारे में डिटेल पढ़ें। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। याद भी करते चलेंगे आप हमारे साथ। हस्तिनापुर से शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे लार्जेस्ट अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है तो वो हस्तिनापुर है, सबसे लार्जेस्ट मानी जाती है। ये 1986 में एक्सपेंड की गई थी। कौन कौन से एरियाज कवर अप करती है? अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद और मेरठ के साथ साथ मुजफ्फरनगर वाला एरिया कवर अप कर लेती है। यहां पर किस तरह के बर्ड्स हैं? तो ज्यादातर बर्ड्स की स्पीच है। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप वाले जो है एक बर्ड पाई जाती है, उसको बोलते हैं स्टॉर्क। बुलबुल भी मिल जाएगी, सारस भी मिल जाएगा, क्रेन जो कि उत्तर प्रदेश का नेशनल बर्ड है, सारस क्रेन। द इंडियन हॉर्न्ड आउल, कान वाला उल्लू, ठीक है, बार्बेट और किंगफिशर जो पक्षी है ना, किंगफिशर देखा होगा आपने, किंगफिशर की फ्लाइट्स पे भी विजय माल्या का सिंबल, और मेनी अदर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। तो क्या ये एनिमल्स के लिए ज्यादा फेमस था? तो नहीं, ये बर्ड्स के लिए। अब आइए बखीरा की बात करें। बखीरा नाम सुना हो, कहते हैं कि जो मोगली है, मोगली, वो बखीरा के जंगल, हस्तिनापुर के जंगल, उत्तरांचल के जंगल और मध्य प्रदेश के जंगलों की कहानी। ठीक है, तो बखीरा सेंचुरी कहां पर है? तो बताएंगे कि ये भी वाटर बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर पक्षी पानी वाले ज्यादा पाए जाते हैं। ये 1980 में एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, यहां पर इंडियन पर्पल मोरहेन पाई जाती है, जिसको हम ग्रे हेडेड स्वैम्प हेन कहते हैं। ठीक है, मोरहेन मतलब एक तरह की स्वैम्प हेन होती, जो दलदली इलाकों में ज्यादा पाई जाती है। अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर के पास ये बखीरा पड़ता है। और भी तरह तरह के जानवर यहाँ पर, जैसे नेवला, मंगूज, नील गाय एक खतरनाक अटैकिंग करने वाली गाय, जैकवाल एक जंगली पक्षी है, पशु है जो वल्पाइन में आता है। वल्पाइन का मतलब होता है लोमड़ी लाइक, कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते लाइक, बोवाइन का मतलब होता है गाय लाइक, पेलाइन का मतलब होता है बिल्ली लाइक। अगर मैं कहूं कि जैकवाल, जैकवाल से नाम कैसा लग रहा? किसी लोमड़ी, किसी सियार, किसी उदबिलाव या किसी हाइना के जैसा लग रहा, तो हम बताएंगे कि हाँ कुत्ते की शेप का है, तो ये किस में आ जाएगा? कैनाइन, सॉरी वल्पाइन। वल्पाइन मतलब लोमड़ी के शेप का। अगर कुत्ते की अलग अलग ब्रीड है तो किस में आ जाएगा? कैनाइन। अगर मैं बोलूं शेर की प्रजाति तो फेलाइन। अगर मैं कहें गाय, भैंस, बुल, ठीक है, सांड, ये सब बोवाइन में आ जाता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसे मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बखीरा में। आइए आगे बढ़े। आपने बस इतना याद रखना है किस समय स्टैब्लिश हुआ, किस एरिया में पड़ता है, लगभग किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। अगला टॉपिक है हमारा नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव में पड़ता है, कुसुम्बी में पड़ता है, कौशाम्बी कह लो, कुसुम्बी कह लो। नवाबगंज खुद उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। कुल मिलाकर 250 स्पीसीज को यहाँ पर दिया गया है हेड शेल्टर, खासतौर पे माइग्रेटरी बर्ड्स और एवियन फाउना। एवियन फाउना एविएशन से बना। एविएशन या एवियन का मतलब होता है उड़ने वाले, उड़ने वाले ऐसे पक्षी जो उड़ सके। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, जो हम स्टडी कहते हैं उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। चलिए अगर हम बात करें कहां पर है ये, तो बताएंगे सर हिमाचल और राजस्थान वाले कुछ एरियाज को कवर करता है। ये खास तौर पर रहने के लिए, घूमने जाना है, वहां रिजॉर्ट वगैरह मिल जाएंगे, बोटिंग करने जाना है, और खास तौर पे क्या, जो लोग को घूमना, वाइल्ड लाइफ घूमना पसंद है, उनके लिए ये बहुत अच्छी जगह है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
हम देखेंगे चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कहां पर है तो बताएंगे कि 1957 में चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, साउदर्न ईस्टर्न रीजन उत्तर प्रदेश के मुगल सराय के पास पड़ता है। ठीक है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। राजदरी, देवदरी, लखनिया दरी आपने सुना होगा घूमने वाली, यहां पर वाटरफॉल भी आपको मिल जाए। ठीक है, चंद्रप्रभा फॉल्स आदि के नाम से यहाँ पर जो फॉल है पाए जाते हैं। कभी जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, वो पिकनिक स्पॉट है लोगों के घूमने का प्लेस। यहाँ पर लियोपार्ड मिल जाएगा, स्लॉथ बियर मिल जाएगा। स्लॉथ मतलब थोड़ा आलसी, बहुत एक्टिव नहीं। ठीक है, और रफली कम से कम 150 बर्ड्स की प्रजाति मिल जाएगी। साथ ही साथ ब्लैक बग मिलेगा, डियर मिलेगा, एंटीलोप मिलेगा, लियोपार्ड मिल जाएगा, स्लॉथ बियर के साथ सांबर मिलेगा, नील गाय मिल जाएगी, वाइल्ड बोर मिल जाएगा, बोर सुअर को कहते हैं, पैंथर, पीफ्लो, चिंकारा और भी रेप्टाइल तरह के केसेस, घड़ियाल, पैथन, अजगर, सब तरह की चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मतलब घूमने की भी जगह है, पिकनिक स्पॉट है, कभी मूड अच्छा करना हो, कभी एक्सकर्शन पर जाना हो। एक्सकर्शन का मतलब होता है छोटी सी छुट्टी, काम करते करते थक गए, 1-2 दिन घूमने निकल गए, उसको बोलते हैं एक्सकर्शन। ये दिल को रिलैक्स कर देती है, अच्छा लगता है। कहीं लैंडस्केप देखा है, कहीं पहाड़ देखा है, कभी समुद्र देखा है, और अलग अलग तरह की चीजें। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लिस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी इस क्लास के बाद। याद रखिएगा, बखीरा सेंचुरी संत कबीर नगर में पड़ती है, चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ता है, हस्तिनापुर, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरपुर पड़ता है, कच्छुआ तो बताएंगे बनारस में पड़ता है। ठीक है, कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में पड़ता है। ठीक है, कैमूर की पहाड़ियां उसी तरफ साइड है, उधर नॉर्दर्न ईस्टर्न की तरफ। बाकी ऐसे और भी बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो आपको याद करना। ठीक है, आगरा साइड कौन सा पड़ता है तो चंबल वाला पड़ जाता है। ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में पड़ता है, ओखला गाजियाबाद में पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी है। पार्वती आगरा बर्ड्स तो बताएंगे गोंडा में पड़ता है, पटना ईटा के पास बना बिहार की बाउंड्री के साथ। रानीपुर तो हम बताएंगे बांदा और चित्रकूट। अगर हम पूछे समन सेंचुरी है वो कहां पर है, मणिपुर में। ऐसे ही कुल मिलाकर 23 है, 23 के नाम मैंने यहां पर लिखे। समसपुर कहां पड़ेगा, रायबरेली में। सैंडी कहां पर पड़ेगा, हरदोई में। सैंडी हरदोई में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। सोहागी बरवा सेंचुरी कहां पर पड़ेगा, महाराजगंज में। सुहेलवा कहां पर मिल जाएगा आपको, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। अगर हम पूछे कि सुर सरोवर कहां है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बताएंगे कि आगरा डिस्ट्रिक्ट में। सुराहा ताल सेंचुरी कहां पर है, बलिया। और विजयी सागर सेंचुरी कहां पर है, महोबा। आपको उत्तर प्रदेश के ये सारे सेंचुरीज उनके डिस्ट्रिक्ट के साथ याद होने चाहिए। चलिए, ये हुआ हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम पढ़ेंगे कि क्या केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, केवल नेशनल पार्क, वो भी प्राकृतिक तौर से बने हुए जंगली जानवरों के लिए। इवन नेशनल पार्क में तो हमें परमिशन भी नहीं घूमने की, तो हम अपनी फैमिली पब्लिक कहां लेकर जाएं, तो उसके लिए बने हैं पार्क्स, उसके लिए बने हैं गार्डन्स, जो कि उत्तर प्रदेश में काफी फेमस है। जैसे शालीमार पार्क, आराम बाग, या फिर आपने ताजमहल के बगल की प्रेमिसेस देखी है, तो ये नेचुरल तरीके से ना होकर मैन मेड तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आप वहां पर एंजॉय कर सके। तो चलिए, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री और कल्चर दोनों के लिए फेमस है। और ये ब्यूटीफुल गार्डन्स तो अंग्रेजों के समय में भी पसंद था गार्डन, मुगलों और दिल्ली सल्तनत के लोगों को भी पसंद था गार्डन। इतिहास में चाहिए तो इतिहास के बहुत सारे राजाओं ने गार्डन बनवाया। ठीक है, बुद्ध धर्म में भी गार्डन को प्रेफरेंस दिया गया, हिंदू धर्म में भी गार्डन को प्रेफरेंस दिया गया, और अगर हम बात करें तो जैन धर्म में भी गार्डन को प्रेफरेंस दिया गया। और ढेर सारे वन बनाए गए, उपवन बनाए गए। आप इतिहास में देखोगे सीता जी को भी अशोक वाटिका में रखा गया था, वो भी गार्डन था, मैन मेड गार्डन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि हमें गार्डन में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो हमें ब्यूटी मिल जाएगी, गार्डन्स में हमें क्या मिल जाएगा, अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा, मतलब पेड़ पौधे, लैंडस्केप, पहाड़, झरने, वाटरफॉल, इवन फाउंटेन, नकली ढेर तरह के पेड़ पौधे, ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो पार्क और गार्डन हमारे यहाँ बनाने की शुरुआत से दौर से चलती आ रही। जैसे अगर हम बात करें सिकंदरा बाग या मूसा बाग, ये सेक्शन कहां पर है, आपने सुना होगा जानेश्वर मिश्रा पार्क। ठीक है, इसको जेपी पार्क बोलते हैं। ठीक है,
जेएम पार्क, गोमती रिवर फ्रंट पार्क। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेसिडेंसी है, एक बड़ा अच्छा पार्क। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क है, ये कहां पर है? इलाहाबाद में। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद पार्क आपने सुना होगा। ठीक है, ये बहुत फेमस पार्क है जहां पर चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में खुद से चंद्रशेखर आजाद ने गोली मार ली। ठीक है, और भी ऐसे राम बाग है या फिर मेहताब बाग है, ऐसे बहुत सारे बाग हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। खासतौर पे आगरा वाला पोर्शन तो बागों का गढ़ है। वो बाग कैसे? बाग टाइगर वाला बाग नहीं, ठीक है, बाग मतलब पेड़ पौधे वाला बाग। चलो आगे बढ़ते हैं, इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, इनको याद कर जाओ। आराम बाग आगरा में है। चंद्रशेखर आजाद पार्क, ठीक है, ये कहां पर है? इलाहाबाद में है। खुसरो बाग अमीर खुसरो के लिए बना था। ठीक है, मेहताब बाग, मिंटो पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पालीवाल पार्क, फूल बाग, इसके अलावा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल और ग्रीन गार्डन के नाम से जाना जाता है। सोन व्यू पॉइंट, और ऐसे करके बहुत सारे उत्तर प्रदेश में सेक्शन है। इनके बारे में कम क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आएगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। आइए हम उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फंसे हुए इंडेंजर्ड स्पीसीज की उत्तर प्रदेश में नाम पढ़ेंगे और उनके लिए हमारी सरकार क्या कर रही। आप अच्छे से जानते हो कि क्लाइमेट बदल गया है, मौसम बदल गया है, सड़क बन रही है, जंगल कट रहे हैं, जानवरों का घर छोटा होता जा, जंगल काट कर, ठीक है, एग्रीकल्चर में बना दिया हमने, लकड़ी यूज करने के लिए बना दिया हमने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बना दिया, उनको एक जगह पर बांध दिया, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक रही, ऑक्सीजन गंदा जा रहा, बारिश से वो मिट्टी गल जा रही है, अच्छे पौधे वो नहीं उग रहे हैं, जंगल दूषित हो रहा है, जंगल में आग लग जा रही है, और भी तरह तरह के कारण, जंगल में नदियों का पानी दूषित है, वो पीने से मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारी हो जा रही है। वो खुद से अपने आप को सही करने के लिए बड़े एरिया में रहते हैं तो सही हो जाते हैं, उस एरिया को छोड़कर हट जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन दूसरी जगह जाने के लिए जगह ही नहीं बची, हमने काट कर उनका घर छोटा कर दिया, जिसकी वजह से उनको तरह तरह की बीमारी और रेस्पिरेशन की बीमारी, हेल्थ शरीर की बीमारी, पानी की वजह से बीमारी, एयर की वजह से बीमारी, रेडिएशन की वजह से बीमारी, ठीक है, प्रजनन में बीमारी, तरह तरह की बीमारियां उनको पकड़ ली, और इसी वजह से वो इंडेंजर्ड हो रहे हैं। IUCN ने बहुत सारी लिस्ट जारी करी कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे बहुत सारे क्या हैं, एनिमल्स हैं, कुछ फ्लोरा हैं, फूल पेड़ पौधे हैं, कुछ मैमल्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं और कुछ बर्ड्स हैं, जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मरने की कगार पर चले गए। कहते हैं कि ये जो 25 एनिमल सेंचुरीज थी, इनमें से 3 टाइगर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है दुधवा वाला, और पॉसिबली जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उसमें से लगभग सारे जानवर धीरे धीरे मर रहे हैं और रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। किस वजह से मर रहे हैं? एक और कारण भी है कि उनकी हड्डियां, उनके मांस, उनके नाखून, उनके दांत, उनकी खाल बेचने के लिए शिकारी जाते हैं, शिकार करके चुरा कर लाते हैं, हंटिंग कर देते हैं उनकी, या फिर मजा लेने के लिए, खुशी के लिए, या फिर उनकी बेचने के लिए खाल उखाड़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हो रही, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का साथ ना लें, नेशनल जो है लेवल पर ना बात उठाएं, इंटरनेशनल पर बात ना उठाएं, तो ये खत्म हो जाए। जैसे एंटीलोप खत्म हो रहा है, डियर खत्म हो रहा है, वाइल्ड बोर्स खत्म हो रहे हैं, एलिफेंट बहुत कम बची, राइनो कम बचा, टाइगर मुश्किल से गिने चुने बचे हैं, कैट्स की वैरायटी, वल्चर्स, गिद्ध, चील, ये सब तो देखने को ही नहीं मिलती। अगर हम बात करें क्या फ्लोरिकेंस, और साथ ही साथ ऐसे बहुत से क्रिएचर्स क्या है उत्तर प्रदेश में जो पाए जाते हैं, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जैसे वाइल्ड डॉग, मार्मोट, मस्कटियर, टाइगर, क्या लियोपार्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन, और भी ऐसे एशियाटिक प्लेंट्स हैं। 8 एनिमल्स स्पीसीज है जो क्या हो रही है, इंडेंजर्ड की स्पीसीज में चली गई। तो ये खास तौर पे ये एरिया आपको याद रखना है, ये एरिया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, जो आपको याद कर ही जाना है। जिनमें एक वर्ड आया है गैंगेटिक डॉल्फिन। मैं बता दूं, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत सरकार ने जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया, जिसको बोलते हैं नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ठीक है, ये भी इंडेंजर्ड है, और इसीलिए इसको जलीय जीव घोषित भी किया गया कि भैया लोग इसके प्रति जागरूक हो जाएं, और अगर इसका शिकार करता हुआ कोई भी मिलेगा तो उसको राष्ट्र के संपत्ति पर, उसके नेशनल एक्वाटिक एनिमल को चोट पहुंचाने के लिए दंड दिया जाएगा। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन उत्तर प्रदेश, क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन की बजाय एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बना रहे हैं हम लोग, मिनरल्स और केमिकल्स जो भी होते हैं वो कंपनीज के, उसको नदी में नहीं बहाने दे रहे, नदी को स्वच्छ बना रहे,
ठीक है, अपना क्लाइमेट एरिया अच्छा बना रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन छोड़ रहे हैं कि और बड़ा हो उनका, अफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं कि जंगलों में भी साफ पानी जाए, और इनको नेचुरल के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करके अच्छी दवाएं, अच्छा खाना, प्रोटीन भी प्रोवाइड करते हैं इनके इन सीटू में, और जरूरत पड़ी तो एक्स सीटू, वही सारी चीजें इसने वो बताई। ठीक है, मेरी बात समझ गए? तो ये हुआ हमारा आज का एक और सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा पोर्शन कवर अप करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ये पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, इसके फैक्ट्स आप कोशिश करिए क्लासरूम में ही याद करें, नहीं याद होता तो निश्चित रहे ये पीडीएफ में एक बार दोबारा देखेंगे और मेरा लेक्चर सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो खुद ब खुद याद हो जाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, उत्तर प्रदेश की तरफ से 3 स्टेप्स लिए गए हैं, इसको देख लेना, ठीक है, नहीं तो मैं इसको पीडीएफ दूंगा तो याद कर लेना। ठीक है, एक बार इसको पढ़ जरूर जाइएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क एंड यू विल हैव टू डू इट। उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो कंजर्वेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। एक तो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल हैबिट्स, और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और ऐसे बहुत सारे नेशनल प्लान्स हैं जो क्या करते हैं, जो कि वेटलैंड से रिलेटेड है। रामरस, ईरान वाला पोर्शन याद है, रामसर साइट। चलिए खैर, ये पोर्शन पढ़िएगा। अगला टॉपिक होगा हमारा उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट, और उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की सॉइल, क्योंकि क्लाइमेट एंड सॉइल एक दूसरे से एफिलिएटेड है, इसलिए दोनों को एक ही लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड गुड नाइट।